नमस्कार मित्रों। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेळगावी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एईसी हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, इसके आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में है आधुनिक कहानियां, कहानी संकलन तथा निबंध लेखन और अनुवाद। अब देखेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। पहला प्रश्न 10 अंकों का होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 1 अंक होगा। इसके लिए आधुनिक कहानियां, कहानी संकलन की सभी कहानियों के नाम, लेखक तथा पात्रों के नाम याद रखने हैं। तो प्रश्न पहला ऐसे होगा, किन्हीं 10 प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। इसमें 12 वो प्रश्न आएंगे। बुधिया यह पात्र किस कहानी का है? कफन। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। हरी बिंदी कहानी की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग। सुदीप यह पात्र किस कहानी का है? 25 चौका 150। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहे थे? 35 साल। श्रवण किसकी सहायता से ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल करता है? एमपी। मुखौटा कहानी की लेखिका ममता कालिया। यदु मिस्त्री यह पात्र किस कहानी का है? बारिश की रात। आधुनिक कहानियां पाठ्यपुस्तक के संपादक प्राध्यापक विजय कुमार पाटिल। प्रेमचंद की कौन सी कहानी आधुनिक कहानियां इस पाठ्यपुस्तक में संग्रहित है? फन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। वापसी कहानी के प्रमुख पात्र का नाम गजाधर बाबू। दूसरा प्रश्न सप्रसंग व्याख्या या संदर्भ सही स्पष्टीकरण का होगा। 4 संदर्भ दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 का संदर्भ सही स्पष्टीकरण लिखना है। इसके लिए 2 इंटू 5 अर्थात 10 मार्क्स होंगे। नमूना संदर्भ इस तरह से हो सकते हैं। पहला, मैं किसी मिस्त्री विस्त्री को नहीं जानता। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य प्राध्यापक विजय कुमार पाटिल द्वारा संपादित आधुनिक कहानियां कहानी संकलन की बारिश की रात कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। यह इंजीनियर सचदेव बाबू के उद्गार पुलिस इंस्पेक्टर के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, रात का समय है, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और सचदेव बाबू चिंतित अवस्था में बिस्तर पर लेटे हैं। शहर में आए दिन होने वाली चोरी, हत्या, अपहरण आदि की घटनाओं ने न केवल सचदेव बाबू बल्कि पूरे शहर की नींद हराम कर दी है। इतने में दरवाजे पर थपथपाहट होती है। बाहर यदु मिस्त्री आया है, जो सचदेव बाबू का मकान बनवाते समय काम कर चुका है। वह गांव से अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल में इलाज के लिए लाया है और पैसों की जरूरत थी, इसलिए मदद मांगने सचदेव बाबू के घर आया है। पर सचदेव बाबू को लगता है वह चोरी करने या डाका डालने आया है, इसलिए फोन कर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आकर यदु मिस्त्री को पकड़ लेती है। वह पुलिस के सामने सचदेव बाबू से अपनी पहचान बताने का प्रयास करता है। तब सचदेव बाबू बिल्कुल असंवेदनशील होकर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि मैं किसी मिस्त्री विस्त्री को नहीं जानता। विशेषता, आए दिन चोरी, लूट, हत्या आदि अपराधों के कारण शहरी समाज में किस तरह भय और असुरक्षा की भावना है तथा इस भावना के कारण हमारी संवेदनाएं कितनी क्षीण होती जा रही हैं, इसका चित्रण यहाँ किया गया है। दूसरा संवाद है, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य प्राध्यापक विजय कुमार पाटिल द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक कहानियां कहानी संकलन की कफन कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह माधव के उद्गार पिता घीसू के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, कफन कहानी में तत्कालीन समाज की आर्थिक तथा सामाजिक विसंगति का चित्रण किया गया है। अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर घीसू बाप तथा माधव बेटा दोनों बैठे हैं तथा अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है, परंतु दोनों को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। दोनों बाप बेटे गरीब हैं, परंतु कामचोर है, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। वह बेचारी बुधिया ही थी जो किसी तरह से सेर भर आटे का इंतजाम करती और दोनों का पेट भरती। वही बुधिया आज प्रसव वेदना से मर रही है और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाएं तो आराम से सो जाएं। जब घीसू माधव से कहता है कि अंदर जाकर बुधिया की क्या दशा है देख लो, तब माधव अंदर जाकर नहीं देखता। दोनों बैठकर उबले हुए आलू खा रहे थे और माधव को लगता है कि अगर मैं अंदर गया तो मेरा बाप आलू खा जाएगा। इसी संवाद के समय माधव कहता है, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। विशेषता, इस संवाद से पता चलता है कि माधव कितना स्वार्थी है। पत्नी की दशा की उसे बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि सोचता है अगर बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। लेकिन प्रेमचंद के अनुसार गलती माधव की नहीं, हमारी असंतुलित सामाजिक व्यवस्था की है। तीसरा संवाद है, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। प्रस्तुत वाक्य प्राध्यापक विजय कुमार पाटिल द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक कहानियां कहानी संकलन की कहानी वापसी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा।
यह गजाधर बाबू की पत्नी के उद्गार गजाधर बाबू के प्रति हैं। स्पष्टीकरण। 35 साल परिवार से अलग रहकर अब रेलवे की सेवा से रिटायर होकर गजाधर बाबू घर आए हैं, यह सोचकर कि अब परिवार के साथ हंसी खुशी रह पाएंगे। परंतु उन्हें एहसास होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार उनकी सोच के एकदम विपरीत है। पत्नी, बेटे, बेटी, बहू सभी अप्रसन्न हैं और उनका अनादर करते हैं। यह जानकर गजाधर बाबू आहत होते हैं। एक दिन पत्नी से घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, तब कहते हैं कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। तब पत्नी कहती है, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। पत्नी इस तरह से बात कर रही है कि परिवार की सारी परेशानियों के लिए केवल गजाधर बाबू ही जिम्मेदार हैं। विशेषता। गजाधर बाबू की पत्नी की बात गलत नहीं है, पर बात का रूखापन तथा सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को अखरता है। चौथा संदर्भ है, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। संदर्भ। प्रस्तुत वाक्य प्राध्यापक विजय कुमार पाटिल द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक कहानियां कहानी संकलन की 25 चौका 150 कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह सुदीप के पिता के उद्गार सुदीप के प्रति हैं। कहानी का पात्र सुदीप अनेक अभावों में पला बड़ा गरीब पिछड़ा युवक है। सुदीप छोटा था तब उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए 100 रुपए खर्च हुए थे, जो गांव के चौधरी ने दिए थे। माँ पूरी तरह से ठीक हो गई और 4 महीने के बाद सुदीप के अनपढ़ पिता चौधरी को धन्यवाद देने तथा कर्ज की रकम ब्याज सहित कितनी चुकानी है यह पूछने गए, तो चौधरी ने कहा, तुमने 100 रुपये 4 महीने पहले लिए थे, हर महीने 25 रुपये ब्याज, अर्थात 4 महीने के हो गए 25 चौका 150। 150 में से 20 रुपये छोड़ देता हूँ, तू अभी मुझे 130 रुपये दे देना, और मूल तब तक जब तक नहीं देता तब तक हर महीने मुझे 25 रुपये ब्याज देते रहना। असल में 25 चौका 100 होता है। 25 × 4 = 100, अर्थात हर महीना 25 के हिसाब से 4 महीने के 100 रुपये हुए। परंतु सुदीप के पिता को गिनती नहीं आती, इसलिए वे चौधरी के कहने पर यकीन करते हैं। इसीलिए जब सुदीप 25 का पहाड़ा दोहराते हुए 25 चौका 100 कहता है, तब पिता टोक कर कहते हैं, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। भारतीय समाज में गरीब तथा अनपढ़ पिछड़े लोगों पर कितना अन्याय हुआ है, इसका चित्रण इस कहानी में हुआ है, जिसका सार इस संवाद में है। तो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 4 उप प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर संक्षेप में लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 5 अंक होंगे। ये प्रश्न कहानी के किसी पात्र, प्रसंग अथवा उद्देश्य को लेकर पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न तीसरा, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए या निम्नलिखित पत्रों का परिचय दीजिए। 1. चौधरी पीर बख्श के दरवाजे का पर्दा। 2. गजाधर बाबू। 3. श्रवण। 4. यदुमेस्त्री। चौथे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 10 अंक होंगे। नमूना प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं। प्रश्न चौथा, 1. पर्दा कहानी का सारांश लिखिए। 2. वापसी कहानी में वृद्धों की समस्या पर किस तरह प्रकाश डाला गया है, लिखिए। 3. मुखौटा कहानी मध्यवर्गीय युवक के मन की गाथा है, स्पष्ट कीजिए। 4. हरिविंदी कहानी का सारांश लिखिए। 5. 25 चौका 150 कहानी का सारांश तथा उद्देश्य लिखिए। प्रश्न पांचवा, अब इसमें 2 भाग किए गए हैं, ये व्याकरण निबंध आदि का प्रश्न होगा। तो प्रश्न पांचवा ए और बी इस तरह से 2 भाग किए हैं। प्रश्न पांचवा ए, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 10 अंक हैं। तो यहाँ 2 या 3 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर करीब 2 पृष्ठों का निबंध लिखना है। प्रश्न पांचवा बी, यहाँ अनुवाद करना है। निम्नलिखित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ 10 से 12 पंक्तियों के कन्नड़ या अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यह नमूना प्रश्न पत्र था। हो सकता है कि इसमें से एक आध प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, परंतु यह नमूना प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए आपके तैयारी में ज़रूर सहायक होगा। इसलिए अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।